ओके, रेडी सब लोग? अपना मोबाइल, अपना हैंड्स फ्री सब साथ में ले लीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नाउ। ओके, ठीक है बेटा, जहाँ से बाकी है वहीं से हम शुरू करेंगे। Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of your chapter number 2 of history. And that is the foundation of the British Empire in India. ठीक है, ये पढ़ने जाने वाले हैं हम लोग, ये चैप्टर पढ़ने जाने वाले हैं और इसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी तक कर दिया था, राइट? एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द आउटकम्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, राइट? वहाँ से बाकी है, बहुत आगे आ गए। ओके, सर तो यस, क्या हुआ? सर पेज नंबर क्या है? बेटा पेज नंबर आई डोंट नो, बट बैटल ऑफ प्लासी यहाँ से बाकी है, ठीक Sir, है? your screen is not presenting. सॉरी, आप लोग प्लीज चैट मत कीजिए। 3 करोड़ रुपीज वाला हो चुका था, यहाँ तक हो चुका था, राइट? और मीर कासिम से मैंने बताया था कि नो अल्टीमेटली द ब्रिटिश रिप्लेस्ड हिम विद हिज सन इन लॉ, दैट इज मीर कासिम। नाउ मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम जो है वो बनेंगे नए पपेट नवाब ऑफ बंगाल। क्या बनेंगे वो? नवाब ऑफ बंगाल बनेंगे, ठीक है? उसी के बारे में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ देखते हैं। अब देखिए क्या होता है। मीर कासिम, यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है, मतलब एक नया चैप्टर इतिहास में शुरू होता है, आपका नया चैप्टर शुरू नहीं होता। मीर जाफर को निकाल दिया, किस तरीके से निकाला मालूम पड़ा आपको, ठीक है? याद है ना लास्ट टाइम की स्टोरी, याद है ना सबको? चैट में थम्स अप दीजिए प्लीज, चैट में थम्स अप दीजिए। यस यस, लास्ट में स्टोरी पता है ना मीर जाफर के साथ क्या हुआ? मीर जाफर वाज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स, द ग्रीडीनेस ऑफ द ब्रिटिश एंड ही वाज आउस्ड बाय हुम, बाय द ब्रिटिश इटसेल्फ। और उन्हीं के दामाद को मीर कासिम को बनाया गया नया नवाब। अब मीर कासिम के समय पे क्या होता है वो देखते हैं। मीर कासिम, मीर कासिम ऑन बिकमिंग द नवाब ऑफ बंगाल इन 1760, ठीक है? कब हुआ था भाई? 3 साल में ही, 1757 में क्या हुआ? प्लासी हुआ, है ना? बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना। और कौन बनता है नया नवाब? तो कहेंगे जाफर बनते हैं, मीर जाफर, ठीक है? अब देखो 3 साल में ही 1760 में अब कौन बनता है नया नवाब? तो कहेंगे कासिम बनते हैं 3 साल में ही। सोचिए 3 साल में ही ब्रिटिशर्स ने हमें इतना लूटा कि मीर जाफर जो है मना करता है, बोले अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो उसको हटा दिया गया। क्या लिखते हैं? मीर कासिम नया नवाब बनता है। जब नया नवाब बनेगा तो किसके किसके बदौलत बना? ब्रिटिशर्स के बदौलत बना ना नया नवाब, राइट? तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ देगा बदले में, राइट? रिवॉर्ड देगा। तो देखिए क्या लिखा है। मीर कासिम on becoming the Nawab of Bengal in 1760 rewarded the East India Company with the zamindari of the 3 districts, 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? बोला कि ब्रिटिशर्स को अब मैं जमींदार बनाऊंगा, जमींदारी बना किसकी थी? 3 डिस्ट्रिक्ट की, बंगाल के जो 3 डिस्ट्रिक्ट थी। क्या नाम था? पहला बुर्दवान, ठीक है? सेकंड था मिदनापुर या मिदनापुर, ओके? एंड थर्ड वन वाज द चिटागोंग, ठीक है? ये आसाम में है, आज के आसाम में है। मैंने बताया ना उस समय का जो बंगाल था वो बहुत बड़ा था। हाउएवर Sir, third one was चिटागोंग, चिटागोंग आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? राइट, yes, नो sir. ओके ओके। अब देखिए, हाउएवर मीर कासिम वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कंपनीज कंट्रोल। मीर कासिम को अब उसको पता था कि कंपनी बहुत ही ग्रीडी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कंपनी बहादुर से अपनी चंगुल, अपनी गिरफ्त से छूटना है। कंपनी के जो गिरफ्त है, कंपनी का जो चंगुल है, उससे मुझे बाहर आना है ना? राइट, ठीक है? तो जब मैं बाहर आऊंगा तो कैसे आऊंगा? राइट, वही देखते हैं, ही ट्राइड। और फिर देखते आगे क्या होता है। मीर कासिम भाग जाता है वहां से और जाके अवध में जाकर वहां के जो नवाब थे, नवाब शुजाउद्दौला, और फिर उस समय के जो मुगल एम्पर थे उनके साथ जाकर मिल जाता है और फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। देखते हैं क्या होता है आगे। ये शॉर्ट में कहानी समझाई, बाद में समझाता हूँ। हाउएवर मीर कासिम वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कंपनीज कंट्रोल एंड रूल इंडिपेंडेंटली, ठीक है? मतलब कासिम भाई साहब जो है समझ चुके थे और बोल रहे थे कि अब मुझे
इंडिपेंडेंटली रूल करने दिया जाए। अब मैं आई विल नॉट बी द पपेट, अब मैं पपेट नहीं रहना चाहता। जैसे मेरे ससुर जी थे, है ना, उनके ससुर जी कहते हैं ना, ठीक है, मीर जाफर वॉज हिज फादर इन लॉ एंड मीर कासिम वॉज हिज सन इन लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, however Mir Qasim wanted to break free from the company's control and rule independently. He hired Europeans to train his soldiers in the latest warfare. क्या लिखा है? लिखा है कि यूरोपियंस को, लोहे को लोहा पिघलाता है भाई, ठीक है। तो यूरोपियंस के सामने, ब्रिटिशर्स भी यूरोपियंस थे, तो सामने यूरोपियंस के सामने ही मैं यूरोपियंस जैसी ताकत खड़ी करना चाहता हूं। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस को अपॉइंट किया और बोला कि आप मेरी आर्मी या मेरे जो सोल्जर्स है उनको आप ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग किस में दो? लेटेस्ट वॉरफेयर में। किसमें? लेटेस्ट वॉरफेयर, मतलब नई तकनीक सिखाओ, लड़ाई की नई तकनीक सिखाओ। ओके, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। राइट, आगे देखते हैं क्या लिखा है। He hired Europeans to train his soldiers in the latest warfare to improve his financial position. He tried to streamline the tax collection. ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया? बोले भाई मेरे को चाहिए फाइनेंस। क्यों भाई? अब क्योंकि मुझे यूरोपियंस जो मैंने रिक्रूट किए हैं, यूरोपियंस ट्रेनर्स जो मेरे सोल्जर्स को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देंगे, वॉरफेयर सिखाएंगे, तो इनको पैसा देना पड़ेगा, इनको पैसा देना पड़ेगा, मुगल को पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, मुझे भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो कहां से? तो सबसे पहले हमें क्या सुधार करना पड़ेगा भाई? फाइनेंशियल, जो मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो मेरा टैक्सेशन है, उसका सुधार करना पड़ेगा। तो बस वही लिखा है he hired Europeans to train his soldiers in the latest warfare and to improve his financial position. He tried to streamline the tax collection. Streamline मतलब एक यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्मली मैं चाहता हूं कि सब लोग टैक्स भरे इस तरीके से। Here he faced the biggest hurdle from the company officials. आ गया? ठीक है, क्या लिखा है? बोला है कि यहां पर जब वो टैक्सेशन सभी के लिए इक्वल करने गया, ठीक है, तो उसके लिए एक रुकावट बनी। और वो रुकावट कौन थी? कौन थे वो रुकावट? तो कहेंगे कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, कंपनी में जो काम कर रहे थे। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, और वी कैन से कंपनी बहादुर, है ना, सिखाया था ना ये चीज, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और वी कैन से कंपनी बहादुर, इनके जो मुलाजिम है, इनके जो एम्प्लॉइज है, ये अड़ंगा अड़ा रहे, मतलब ये टांग अड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग अपनी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? प्राइवेट ट्रेड। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। लिखा है here he faced the biggest hurdle from the company officials who indulged into the corrupt practices. करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या है? करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब वही कि करप्शन करते थे, टैक्स नहीं देते थे, ऊपर से दस्तक वगैरह देना शुरू कर दिया है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द कंपनी ऑफिशियल्स ऑफन मिसयूज्ड द कंपनीज ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट्स। आ गया? ये ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट्स किसने दी थी? फारूक सियार ने दी थी, है ना, याद है ना? ठीक है, वो रॉयल फरमान दिया था और बोला था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करोगे। क्या करोगे? ड्यूटी फ्री ट्रेड करोगे मेरे बंगाल में, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये कंपनी के जो मुलाजिम थे, कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है, ठीक है, इन्होंने जो है क्या किया? इन्होंने ये ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट्स जो है इसका मिसयूज किया। क्या किया मिसयूज? जैसे कि दस्तक देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? दस्तक। बोला, अब समझो बेटा, यहां पर समझो एक चीज, ठीक है, यहां पर एक चीज समझो कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर मुगल बादशाह ने क्या किया? कंपनी के नाम से एक फरमान जारी किया, है ना, कंपनी के नाम से एक फरमान जारी किया था, ठीक है, कि भाई कंपनी का जो सामान आएगा वो
ड्यूटी फ्री होगा। वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा। ठीक है, कंपनी का सामान, ठीक है, लेकिन कंपनी के अंदर कौन है, कंपनी के अंदर है कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के मुलाजिम, कंपनी के मुलाजिम है। अब ये एम्प्लॉइज ने क्या बोला, बोला कि जो जो फरमान है, ठीक है, वो तो कंपनी का है, कंपनी में कौन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज तो काम कर रहे हैं, मतलब ये फरमान किसका हुआ, हमारा हुआ। और इसीलिए ये एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे, करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, टैक्स में अपना पैसा नहीं देते थे। बोले कंपनी का ही तो है, ठीक है, कंपनी हमारी है, हम कंपनी के हैं, तो फरमान भी हमारा ही हुआ, इस तरीके से। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए क्या होता है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, राइट, है ना, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के नाम पे चल रही है, एम्प्लॉइज के नाम पे चल रही है ना। तो अब ये एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे, एम्प्लॉइज ने बोला एक काम करो, अब जो लोकल मर्चेंट्स है, ठीक है, उनको भी तो फायदा होना चाहिए और हमें भी तो पैसा मिलना चाहिए। लोकल मर्चेंट्स टैक्स किसको भरेंगे, मुगल को भरेंगे या फिर नवाब को भरेंगे। एक काम करो, ये फरमान जो है इनको दो, क्या दो, इनको कैसे दो, दस्तक के रूप में दो। किसके रूप में दो, दस्तक के रूप में। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, ओके, तो देखिए दस्तक के रूप में टैक्स दिया, बोला कि दस्तक दो इनको। अब क्या करना है, इनको टैक्स किसको पे करना है, लोकल मर्चेंट्स को टैक्स किसको पे करना है, इन एम्प्लॉइज को पे करना है, मतलब कंपनी को पे करना है। तो नवाब बोलेगा भाई मेरे पास पैसा कहाँ आएगा, आप तो क्या कर रहे हो, ये रॉयल फरमान को अपने मन मुताबिक यूज कर रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है द कंपनीज ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट्स कॉल्ड दस्तक फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड की तरह यूज करा। दिस परमिट्स वर सोल्ड टू सम इंडियन मर्चेंट्स, लिखा है ना। ठीक है, ये जो क्या है, दस्तक क्या है, दस्तक एक तरीके से ट्रेड परमिट है। क्या है बेटा, ट्रेड परमिट। किसके अंडर, अंडर दी फरमान ओनली। लेकिन किसने इसको इशू करने की अथॉरिटी दी, ये एम्प्लॉइज ने अपने आप ही बना लिया सब कुछ। ठीक है, राइट। तो यहां पर ये दस्तक किसको दी, लोकल मर्चेंट्स को दिए गए। अब देख क्या लिखा है, लिखा है दिस वॉज हाईली डिसएडवांटेजेस टू दोज इंडियन मर्चेंट्स हु कैरी देयर ट्रेड बाय ऑनेस्टली पेइंग द टैक्सेस। सही बात है, कुछ लोकल मर्चेंट्स बोले ठीक है सही बात है ना। अब सोचो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए लग रहा है कोई टैक्स, राइट, कंपनी बोलेगी, कंपनी बोली काम करो 30 रुपीज में हमसे दस्तक खरीद लो। ठीक है, दस्तक खरीद लो, तो दस्तक है क्या, ट्रेड परमिट है, बोला 30 रुपीज में खरीद लो, आपका सामान फ्री में जाने देते हैं। तो क्या होगा, ये जो नवाब के पास जो पैसा जा रहा था अब वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो लोकल मर्चेंट से अपना फायदा ढूंढेंगे, तो हम उन्होंने क्या किया, 30 रुपए देकर दस्तक खरीद लिया और बोला कि भाई अब तो हमारे पास दस्तक है, तो नवाब के पास कोई पैसा नहीं आया। लेकिन वो लोकल मर्चेंट्स जिसने जिसने खरीदा नहीं है दस्तक, बोले गलत है, तो उनको तो 100 रुपए ही भरना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर भी यही हुआ। तो जो ऑनेस्ट थे, ये लोकल मर्चेंट्स कौन है, ये लोकल मर्चेंट्स तो ऑनेस्ट है बेचारे। ठीक है, तो इनको तो 100 रुपया भरना पड़ता था, जो डिसऑनेस्ट थे जो दस्तक ले लिए उनको तो 30 रुपए ही भरना है। तो ये दिक्कत होती थी उस समय पे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, टू so to safeguard the interest of the honest Indian traders, Mir Qasim abolished all the duties on internal trade. ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। बोला कि भाई क्यों, क्यों सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया जाए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं भाई, सभी के लिए समान। बोले इंटरनल ट्रेड करोगे ना तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर तो ब्रिटिशर्स के साथ में लाके खड़ा कर दिया नवाब ने। किसको खड़ा कर दिया, लोकल रूलर्स को, या लोकल सॉरी रूलर्स को नहीं, मर्चेंट्स को, लोकल मर्चेंट्स को। बोले सबको समान अधिकार, तुम फरमान लेकर आए, ठीक है, अब मैं इनको फरमान बोलता हूं सबको, बोला सबको, चाहे ब्रिटिश हो चाहे लोकल मर्चेंट्स हो कोई भी हो। ठीक है, सभी को
फ्री इंटरनल ट्रेड, कोई टैक्स नहीं, जाओ ऐश करो मौज करो। अब इससे गुस्सा किसको आएगा? किसको आएगा बेटा इससे गुस्सा? इससे गुस्सा किसको आएगा? कम ऑन। ब्रिटिश ब्रिटिशर्स को आएगा। बहुत बढ़िया, ब्रिटिश बहुत बढ़िया आएगा। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई? यहां हम लोग दस्तक भेज रहे हैं, दस्तक बेच रहे हैं, सॉरी, वी आर सेलिंग दस्तक। दस्तक टू हुम? टू द लोकल मर्चेंट्स। ठीक है। और ये बोलता है, ये नवाब बोलता है कि लोकल मर्चेंट्स को या सभी को इंटरनल ट्रेड माफी, सब लोग फ्री, सबको जितना ट्रेड करना है करो, कोई टैक्स नहीं। बोले मैं तो बर्बाद होऊंगा, साथ ही साथ सबको ही बर्बाद करूंगा। खत्म बात। ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट लाइक टू बी ट्रीटेड एट पार। एट पार मतलब इक्वल। एट पार का मतलब होता है इक्वल, इक्वली विद द इंडियन ट्रेडर्स। कॉन्सिक्वेंटली इन 1763, देखो 1760 में मीर कासिम क्या बना? राजा बना। देखो यहां लिखा है नवाब बना, सॉरी राजा नहीं, नवाब बना, राइट। और 1763 में क्या होता है? एक लड़ाई हो जाती है, वॉर ब्रोक आउट। अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द कंपनी एंड मीर कासिम हु वाज डिथ्रोन्ड। और मीर कासिम को भी कंपनी ने हटा दिया। देखो कितना शाने थे ये लोग, है ना? ठीक है, हटा दिया। बोले जाइए, तुम कौन होते हो सबको फ्री मतलब फ्री ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनल ट्रेड प्रोवाइड करने, तुमको निकालो। अब किसको लाए वापस? वापस उसी को लाए जो अपनी बात मानने वाला था। और देखिए देन द कंपनी ब्रॉट बैक, याद रखिए ब्रॉट बैक मीर जाफर एज देयर नवाब। मतलब अगर हम देखें तो सिराजुद्दौला था नवाब, सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? तो कहेंगे मीर जाफर बना। लेकिन मीर जाफर से कुछ अटकलें हुई तो कौन बना? मीर कासिम बना। अब मीर कासिम के बाद वापस इसको बनाया नवाब? मीर जाफर को बनाया। मतलब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इतनी ताकतवर हो गई है कि बंगाल के नवाब चेंज करने लग गई है। मतलब कंपनी इज हैज स्टार्टेड इंटरफियरिंग इनटू द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द बंगाल, राइट। ठीक है। अब ये चीज हुआ। अब याद रखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है कॉन्सिक्वेंटली अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द कंपनी एंड द मीर कासिम हु वाज डिथ्रोन्ड। उसको निकाल दिया गया अपनी पोजीशन से, डिथ्रोन कर दिया गया। द कंपनी ब्रॉट बैक मीर जाफर एज द नवाब। और मीर कासिम कहां भाग जाता है? मीर कासिम फ्लेड। फ्लेड का मतलब क्या? भाग जाना। कहां भागता है मीर कासिम? पड़ोसी राज्य में। पड़ोसी राज्य कौन है? अवध है। और अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। कौन था बेटा? शुजा-उद-दौला। बोले भाई बंगाल में स्थिति खराब है, ठीक है, ऐसा। तो देखिए द नवाब और वी कैन से मीर कासिम fled to Awadh which was ruled by the नवाब शुजा-उद-दौला। समझ में आया? आया समझ में यहां तक? इज दिस स्लाइड क्लियर बेटा? क्लियर है? मीर Yes, कासिम के साथ, sir. हाँ ओके। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा नो दिस है, नो दिस समझ लेते हैं क्या है नो दिस में। क्या लिखा है? लिखा है द विलेज ऑफ प्लासे वेयर द हिस्टोरिक बैटल बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉट gets its name from a tree that is पलाश। है ना, मैंने बताया था ना बेटा, पहले ही बताया था कि पलाश की ट्री है वहां पे, और इसीलिए उसकी जगह का नाम क्या है? पलाशी। एक्चुअली इसकी जगह का नाम है पलाशी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स इसको क्या बोलते थे? प्लासे। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा लिखा है गेट्स इट्स नेम फ्रॉम पलाश, अ ट्री ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट रेड फ्लावर्स। इन बंगाली द विलेज इज कॉल्ड पलाशी। द बैटल एज द बैटल ऑफ पलाशी। ओके, ठीक है। द विलेज पलाशी इज सिचुएटेड अबाउट 150 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कलकत्ता नियर मुर्शिदाबाद। ठीक है, नॉर्थ ऑफ कलकत्ता फ्रॉम मुर्शिदाबाद। ओके चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद
अब आते हैं बैटल ऑफ बक्सर की तरफ। मतलब यहाँ पर आपका जो बैटल ऑफ प्लासी है या पलाशी है, ठीक है, वो खत्म हुआ। ओके, अब आता है बैटल ऑफ, पलासी। एक्चुअली इट इज पलाशी, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको प्लासे कहते थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। ओके, तो अपने को क्या लिखना है, अपने को तो यही लिखना है, प्लासे, बैटल ऑफ प्लासे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद इन अवध मीर कासिम फॉर्म्ड। अब देखिए अवध में गया, अवध में गया मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ भागा? पड़ोसी देश में भागा, पड़ोसी राज्य में भागा। मीर कासिम भागा किधर? तो कहेंगे अवध में। अवध और बंगाल जो है पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, ठीक है। और अवध का कौन है, अवध का नवाब कौन है भाई, जल्दी बताओ, नवाब, who's the नवाब? यस यस यस, नवाब शुजा उद दौला, ठीक है। तो इनके पास जाते हैं और ये दोनों फिर मुगल एम्परर के पास जाते हैं, ठीक है। और उस समय पे जो मुगल एम्परर था वो था शाह आलम। कौन था? शाह आलम, शाह आलम टू बी प्रिसाइज। अब ये तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि भाई साहब अब हमने ब्रिटिश को मजा चखाएंगे, अब तो ब्रिटिशर्स की वाट है ना। ठीक है, मुन्ना भाई बोलता है ना, ये मामू तेरा वाट लग गई है, लेट जा। तो ऐसा, तो यहां पर भी क्या है, ये तीनों लोग है ना, जो तीनों कौन बेटा, वापस एक बार याद करिएगा, कौन बेटा तीनों? मीर कासिम, ठीक है, शुजा उद दौला और शाह आलम टू। ये तीनों क्या है, मुन्ना भाई है। और बोलते हैं मामू अब तू लेट जा क्योंकि तेरी तो वाट लगने वाली है, ऐसा, ठीक है। दिस इज द डायलॉग फ्रॉम द फिल्म। ओके, जस्ट आपको याद करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये तीनों की कंबाइंड आर्मी, ये तीनों की कंबाइंड आर्मी कहां मिलती है? मिलती है बक्सर में। बक्सर एक जगह का नाम है, क्या है बेटा? जगह का नाम बक्सर। जैसे पलासी एक जगह का नाम है, वैसे बक्सर है। और इसीलिए इसको हिस्ट्री में कहा गया है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। कब हुआ? 1764 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1764 में। प्लासी कब होता है? 1757 में होता है, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स आराम से जीत जाते हैं। मैंने कहा था ना कि ये तो लड़ाई थी नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। और आपको पता है कि ये बैटल ऑफ बक्सर में कौन हारता है? कोई बता सकता है बैटल ऑफ बक्सर में कौन हारा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए प्लीज, कमेंट करके बताइए, आई नीड योर कमेंट्स। कौन हारा होगा बैटल ऑफ बक्सर में, कौन हारा होगा? ब्रिटिशर्स हारे होंगे, है ना। अच्छा, ब्रिटिश वॉन। देखते हैं क्या है बैटल ऑफ बक्सर में, कौन जीता कौन हारा, है ना। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन अवध मीर कासिम फॉर्म्ड एन अलायंस। अलायंस का मतलब टीम विथ नवाब शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू, जो मैं आपको बखूबी बता चुका हूं, टू फाइट द ब्रिटिश। द कंबाइंड आर्मीज, तीनों की जो आर्मी है of the three, met the force of the East India Company in the Battle of Buxar in 1764, located in the western Bihar. The company force inflicted a crushing defeat on the combined armies. मतलब ये जो combined army थी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड तीसरा कौन था भाई, भूल गया मैं, जरा बताओ तीसरा कौन था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाह आलम टू। यस, ये तीनों की कंबाइंड आर्मी सिर्फ अकेले ब्रिटिशर्स से लड़ी, लेकिन यहां पर कौन जीता द विक्टोरियस वन वॉज दी ब्रिटिश। कौन थे बेटा? ब्रिटिशर्स, द विक्टोरियस वन। कौन हो यहाँ पे विक्ट्री, कौन हुआ? ब्रिटिशर्स का हुआ। किसका हुआ बेटा विक्ट्री? ब्रिटिशर्स का।
सोचिए, ये तीनों भी कुछ नहीं उखाड़ पाए ब्रिटिशर्स का, राइट। और इसीलिए कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर अगर नहीं हुआ होता तो, या फिर सिराजुद्दौला को अगर मीर जाफर ने धोखा नहीं दिया होता तो आज हम, या उस समय हम ब्रिटिशर्स के अंडर, रूल के अंडर नहीं आते। दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, मतलब मीर कासिम भाग गया, रणभूमि छोड़ के भाग गया, ठीक है। और देयर आफ्टर ही लिव्ड इन ऑब्सक्यूरिटी एंड डाइड इन दिल्ली इन 1777, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है शरण में, वहां पे छुप कर से रहा और फिर मर गया, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है उसका, अपने मतलब हमको देखना है इसके अफेक्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दी दिस बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है द कंपनीज विक्ट्री इन बक्सर फर्दर स्ट्रेंथेंड इट्स होल्ड ओवर बंगाल, है ना। मतलब यहां पर जो दावेदार था मीर कासिम, नवाब बनने का दावेदार था, ठीक है, वो तो हार गया। उसके साथ साथ कौन हारे, मुगल्स को हराया हमने। किसको हराया, अब हराया मुगल को। तो ब्रिटिश कैसा बोलेगा ना, ब्रिटिश बोलेगा भाई साहब नवाब तो जाने दीजिए, हम तो शाह आलम को हरा के आए हैं। मतलब भारत का राजा कौन, अब ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश बहुत शाणे थे, ठीक है। वो बोले कि हम ऐसे ही दिल्ली पे कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। मतलब रिवॉल्ट हो जाएगा, जनता जो है रिवॉल्ट कर देगी, कोई हमें इतनी जल्दी उनका राजा नहीं मानेगा। यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल इंडियंस है, वो लोग हमें उनका राजा नहीं मानेंगे। इसलिए अभी समय सही नहीं है गद्दी पे बैठने का। समझ में आया बेटा। इसीलिए उन्होंने शाह आलम को कुछ क्या कहते हैं, कुछ उनसे रिवॉर्ड मांगे और बोले जाइए, आपको जाने दिया, बाद में कभी देख लेंगे, अभी समय नहीं है सही से। ऐसा हुआ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, राइट। अब देखते हैं। ग्रेजुअली द नवाब वॉज टर्न्ड इनटू अ फिगर हेड, ठीक है। फिगर हेड का मतलब क्या, नाम का नवाब। क्या है भाई, नाम का नवाब, फिगर हेड, सिर्फ नाम का नवाब है, काम का कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसके हाथ में है, कंपनी के हाथ में है। पहला ही देखो, पहला लाइन क्या लिखा है ना, द कंपनीज विक्ट्री इन बक्सर फर्दर स्ट्रेंथेंड इट्स होल्ड ओवर बंगाल। जो कंपनी की जो जीत हुई ना बक्सर में, ठीक है, तो कंपनी क्या बोली, अब तो भाई बंगाल में अब खुल्लम खुल्ला राज करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमने नवाब को हराया, हमने बाजू वाले नवाब को हराया, हमने मुगल को हराया, ठीक है। अब हमारे ऊपर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसीलिए अब हम बंगाल पे अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करते हैं, ठीक है, राइट। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, नवाब से सारे पावर्स ले लिए। और क्या लिखा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, द नवाब वॉज टर्न्ड इनटू अ फिगरहेड, सिर्फ नाम का नवाब। द डिफीट ऑफ द मुगल एम्परर एंड द अवध नवाब ऑल्सो एडवर्सली इफेक्टेड देयर प्रेस्टिज एंड पावर, है ना। मतलब यहां पर नवाब शुजाउद्दौला हारेगा तो अवध के लोग क्या बोलेंगे, यार हमारा नवाब हार गया, ठीक है, कैसा नवाब है, कितना कमजोर नवाब है, ब्रिटिशर्स कल के आए हुए लोगों से हार गया, है ना। ऐसा होगा ना। अब चलो इसका जाने दो, नवाब का, मुगल का क्या होगा, बोले मुगल्स को कल के आया हुआ छोकरा ब्रिटिशर्स हरा के चले गया, क्या बात है। सोचो, जहां अकबर, हम 7th में अकबर पढ़े थे, बाबर पढ़े थे, हुमायूं पढ़े थे, कितना सारा पढ़े थे। अब सोचो मुगल्स ब्रिटिशर्स के साथ हारते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों की इज्जत पे, प्रेस्टिज और पावर, जो रुबाब है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया, ठीक है। अब देखिए, और दोनों ने ट्रीटी साइन की, दोनों ने मतलब किसने, देखो मीर कासिम तो भाग गया, अब बचे कौन, ये दो, मुगल एम्परर शाह आलम और दूसरा नवाब ऑफ अवध कौन है, शुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये दोनों जो है, अब क्या बोले भाई, एक काम करो ट्रीटी साइन कर लो, ठीक है। और साइन हुई ट्रीटी,
और आपको पता है ट्रीटी साइन होती है तो क्या होता है, ट्रीटी साइन होने के बाद उसमें कुछ प्रोविजंस ऐड होते हैं, प्रोविजंस मतलब उसमें कुछ शर्तें होती है ना, यू नो दैट राइट, कुछ शर्तें होती है। अब ये शर्तें क्या होंगी वो अब देखते हैं, शर्तें क्या होंगी। ट्रीटी में यही होता ना बेटा, जब ट्रीटी साइन करेंगे, ठीक है, जब ट्रीटी साइन करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो शर्तें होंगी। अब शर्तें देखते हैं क्या है, ठीक है, राइट। देखो क्या लिखा है, लिखा है बोथ साइंड द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद विथ रॉबर्ट क्लाइव who by now had become the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सोचिए, मतलब यहां पर अब नवाब नहीं रहा, नवाब सिर्फ नाम का रहा, जस्ट अ फिगर हेड। अब यहां पर असली पावर किसके हाथ में आ गया, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाउ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, वही कौन, एकदम शातिर भेड़िया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर लिस्टेड बिलो। जो शर्तें हैं ट्रीटी की, ठीक है, वो नीचे एज यूजुअल रखी गई है। वो हाईली फेवरेबल टू द ब्रिटिश, और इसमें ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स का पलड़ा भारी है, ठीक है, उनके साथ फेवरेबल है। देखते हैं क्या है। सबसे पहला देखो क्या लिखा है, लिखा है कि भाई अब तो हम कोई फरमान से नहीं मानेंगे, जो फारूक सियार ने दिया था वो फरमान से नहीं मानेंगे। अब हम चाहते हैं कि आप हमें क्या दीजिए, दीवानी दीजिए। दीवानी मतलब क्या, यू नो व्हाट इज दीवानी, दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स, उसको बोलते हैं दीवानी। क्या बोलते हैं बेटा, दीवानी को क्या बोलते हैं, राइट टू कलेक्ट टैक्स। ओके, ओके, ठीक है, राइट टू कलेक्ट टैक्स, उसको दीवानी बोलते हैं। सोचिए जहां पर, सोचो बेटा, मतलब ब्रिटिशर्स का कितना सारा प्रमोशन हुआ एक तरीके से। जहां पर ब्रिटिश पहले ट्रेडर्स थे, डर डर के हमें पैसा देते थे, टैक्स देते थे। फिर उसके उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फारूक सियार से कुछ फरमान ले लिया, मतलब टैक्स हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर फारूक सियार के बाद, मतलब नवाब सिराजुद्दौला के बाद क्या हुआ, बोले अब तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, है ना, प्रमोशन हुआ ना भाई ब्रिटिशर्स का, अपने ही दम पे, अपने ही बलबूते पे। सो ये चीज हमें हिस्ट्री में जानने मिलती है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ एक ट्रेडर थे, एक ट्रेडर थे, ठीक है, एक मतलब कहेंगे कि ट्रेडर को क्या कहते हैं, मतलब एक मर्चेंट थे, और यहाँ पे हमें टैक्स देते थे, है ना, शाहजहां को उनको। और अब क्या करने लगे, अब ये लोग टैक्स कलेक्ट करने लगे, बोले अब टैक्स कलेक्ट करने का हक हमें दीजिए, अब हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और पैसा हम मैनेज करेंगे। सोचिए, ठीक है, तो बखूबी वही हुआ। क्या हुआ, द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर बंगाल वॉज लीगलाइज्ड। जाइए बंगाल दिया, अब बंगाल हमने ले लिया। Mughal Emperor Shah Alam II granted the East India Company the Diwani. Diwani means what? The right to collect tax. The Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. Under the Diwani, the company had the right to collect revenue, मतलब tax, revenue from these provinces and administer the civil justice system. ठीक है, राइट, समझ में आया, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना बेटा समझ में, गिव मी अ थम्स अप। द रीजन वॉज बेटा क्रिश, द रीजन वॉज कि अब हम कमजोर हो चुके थे, ठीक है, और ब्रिटिश पावरफुल हो चुके थे, बस दैट्स द रीजन। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, द ग्रांट ऑफ दीवानी वॉज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, अब राजा कौन है, राजा कौन होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा था, ये कंपनी कर रही थी, तो पक्का है कि राजा कौन बनेगा, कंपनी ही बनेगी, है ना। और ये तो शाह आलम ने बोल दिया भाई लीगली आप ले जाइए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, राइट, ठीक है। तो अब यहां पर ये होता है, इट ट्रांसफॉर्म्ड द कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग बॉडी
टू द रूलिंग पावर इन बंगाल। देखो क्या लिखा है ना कि ये बैटल ऑफ बक्सर क्या करता है, इसमें जब हार होती है तीनों की, ठीक है, तो क्या होता है, कंपनी जो सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, मतलब जो सिर्फ मर्चेंट थे, अब वो क्या बन गए, अब बन गए रूलिंग पावर। देखा, इसको बोलते हैं इतिहास। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखता है इन रिटर्न, है ना, और बदले में क्या दिया गया, इन रिटर्न फॉर द दीवानी राइट the company gave Shah Alam an annual pension of 26 lakh and the districts of Kora and Allahabad। ठीक है, बदले में बोले दीवानी राइट लो, हम आपको क्या देंगे, 26 लाख रुपया देंगे सालाना, पेंशन देंगे, बैठ जाइए चुपचाप, अब जाइए यहां से। इसको ऐसे समझो बेटा, यहां से जब 100 रुपए या लेटर से 1000 रुपए टैक्स आएगा तो आपको कितना दिया जाएगा पता है, 26 रुपए दिया जाएगा। मैंने कहा ना, बंगाल वॉज अ प्रॉस्परस स्टेट, बहुत ही प्रॉस्परस था, ठीक है, बहुत ही प्रॉस्परस था। 1000 रुपए आता था सालाना, तो उसकी जगह पर ये 1000 रुपए में से कितना दिया, सिर्फ आलम को, शाह आलम को कितना दिया, बोले आप लीजिए 26 रुपया, ठीक है, बाकी का हम मैनेज करेंगे। इस तरीके से समझ में आया। कंपनी की तो चांदी ही चांदी थी, सोना ही सोना था, चांदी का सोना क्या, डायमंड ही डायमंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब नो दिस पढ़ते हैं, नो दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखते हैं नो दिस के बाद, ये पहले खत्म कर ले फिर उसके बाद नो दिस पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इसके साथ बहुत बुरा होता है, जब ये वापस जाता है ना इंग्लैंड में, तो ये फांसी खा लेता है, सुसाइड कर लेता है क्लाइव, है ना। क्यों, क्योंकि देखो क्या है, हम कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि हमें कभी किसी का गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, वो सब कैसा जाता है, वो बस बर्बाद ही होता है। तो देखिए ये सुसाइड कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कर लिया, ही डिडंट डाई अ नेचुरल डेथ, सुसाइड कर लिया, लंदन में जाके सुसाइड किया। इसके ऊपर मुकदमा चला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, बोले इतना सारा पैसा कहां से आया तेरे पास, तू तो गवर्नर जनरल है और तू तो भाई राजा बन के बैठा है वहां पे, पैसा कहां से आया, ऐसा। ठीक है, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हुई और उसकी इज्जत के ना धज्जियां उड़ गई लंदन में, ठीक है, और इसकी वजह से ये सुसाइड कर लिया। समझ में आया। तो कभी भी किसी का गलत पैसा नहीं लेना है, भगवान सब यही देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद समझाऊंगा, नो दिस समझाऊंगा आपको, बाद में समझाऊंगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट समझाऊंगा बाद में। ओके, आगे देखते हैं। देखो दो चीजें होगी, अब तीसरी चीज, द कंपनी सिक्योर्ड फ्रॉम शाह आलम अ फॉर्मल ग्रांट ऑफ द नॉर्दर्न सरकार विच इट हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द फ्रेंच इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर। देखो कर्नाटिक वॉर अभी बाकी है पढ़ाना, ठीक है, लेकिन समझ लो कि नॉर्दर्न सरकार कहां पर है, ये साउथ इंडिया है और यहीं पर नॉर्दर्न सरकार है, एक एरिया है, ठीक है, एक्चुअली यहां पर कर्नाटिक है, ठीक है, कर्नाटक यहीं पे है, ये पूरा कर्नाटक था। तो यहां से क्या लिया इन्होंने बोला नॉर्दर्न सरकार अब हमारा, ये फ्रेंच से हमने जीता है, फ्रेंच के हाथ में था, फ्रेंच से हमने ले लिया, फ्रेंच को हरा दिया। तो शाह आलम बोला ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि अब तो मैं हार गया हूं ना, ऑफिशियली मैं हार गया हूं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट, अब देखिए आगे क्या लिखा है, द कंपनी रिटर्न अवध, बोले अवध अभी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको बंगाल चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, बोले तू हार गया ना, नवाब कौन था उस समय, शुजाउद्दौला हार गया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जब आप नवाब को हराएंगे, हाँ बोलिए। सर ब्रिटिश वर्ड्स सारी जीतने के बाद मीन्स ओनली दे आर कंपनी ओनली। यस यस यस, दे आर कंपनी बेटा, ओके, दे आर कंपनी, ठीक है, दे आर कंपनी, ओके। रुको मैं आता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अब नवाब शुजा-उद-दौला, टेक्निकली अगर देखा जाए तो नवाब को हराया था, और नवाब को हराया मतलब क्या हुआ कि मतलब अब अवध हमारा, अगर मैंने नवाब को हराया तो नवाब का अवध मेरा हुआ ना। लेकिन ये ब्रिटिश बहुत शाणे थे, ठीक है, व्हाट दे डू, उन्होंने मना कर दिया, बोले अवध नहीं चाहिए अभी, जाने दो। क्यों, क्योंकि अभी अगर हम अवध पे जाएंगे तो बंगाल लूज कर देंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, बंगाल में अपना जो पकड़ है उसको मजबूत करना है, अवध को बाद में देख लेंगे। और वैसे भी अगर यहाँ पर कुछ हमने किया तो अवध की जनता रिवॉल्ट कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी हमें, तो रहने दीजिए। क्या करना है देखिए क्या लिखा है द कंपनी रिटर्न अवध टू द नवाब शुजाउद्दौला, मतलब आप ही रख लीजिए नवाब, ठीक है, लेकिन हमें दो चीजें दीजिए, दो डिस्ट्रिक्ट दीजिए, करा मानिकपुर या करा
और इलाहाबाद, ठीक है, ये दो चीजें हमें दीजिए। द नवाब परमिटेड द कंपनी टू कैरी ड्यूटी फ्री ट्रेड इन अवध, एंड उनको बोला कि अगर मतलब आपने जो हम पे हमला किया, मतलब नवाब ने हमला किया ना, तो हमारा नुकसान हुआ, तो नुकसान की भरपाई कीजिए। जो वॉर लड़ा था हमने, वो वॉर में हमारा नुकसान हुआ, आपके साथ जो वॉर हुआ नुकसान हुआ, अब हमारे नुकसान की भरपाई कीजिए। बोले 15 लाख रुपए दीजिए। कितना दीजिए भाई? 15 लाख। तो ये क्या लिखा है? He also paid a war indemnity of 15 lakh। बोला ना, आप हार गए और हमारा नुकसान हुआ, ठीक है, तो आपको हमारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, 15 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहते हैं, आपको समझाऊंगा क्या है। लेकिन देखो क्या लिखा है, लिखा है नवाब शुजा-उद-दौला एंटर्ड इनटू अ डिफेंस अलायंस विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला डिफेंस करेंगे आप, ठीक है। अब नवाब को कौन बचाएगा पता है? नवाब को बचाएंगे ब्रिटिशर्स, बचाएंगे। कौन बचाएंगे बेटा? ब्रिटिशर्स। देखो कैसे, अंडर द अलायंस द कंपनी वॉज टू हेल्प नवाब अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक्स। मतलब नवाब तो हारा ही हारा, अवध नहीं गया, लेकिन ब्रिटिश क्या बोले? बोले भाई साहब ये हमारी ही जागीर है, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। किससे? जो भी आगे जो अटैक होंगे या वॉर होंगे, तो आपके ऊपर कुछ आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि ये नवाब आप है, लेकिन जो अवध है वो तो टेक्निकली हमारा है, लेकिन अभी हमने लिया नहीं है आपसे, बस, ठीक है। नवाब बोला जी हुजूर, जो भी है सब मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या लिखा है? अंडर द अलायंस द कंपनी वॉज टू हेल्प द नवाब अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक्स एंड द नवाब हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स एट हिज एक्सपेंस, ठीक है। आगे जाके क्या बनेगा पता है? आगे जाके बनेगा ये सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम। बताऊंगा क्या है ये सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम, ओके। तो बोला है कि लेकिन एक शर्त है, हमारी जो भी आर्मी होगी, हमारी जो भी आर्मी होगी उसका जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, सैलरी, खाना पीना रहना, वो सब आप उठाएंगे। कौन उठाएंगे? नवाब उठाएगा। नवाब बोला ठीक है जो हुजूर, ठीक है। 10 अवध बिकेम अ डिपेंडेंसी ऑफ द कंपनी। अवध क्या बना? कंपनी के ऊपर एक तरीके से डिपेंड हो गया, कंपनी ने पूरा कंट्रोल ले लिया उसके हाथ में से। It also served as a buffer state between the British possessions in Bengal and the Maratha territories इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब मराठास देखो, मराठास यहाँ पे बहुत पावरफुल किंगडम था, राइट। तो मराठास पूरे नॉर्थ इंडिया में, आधे नॉर्थ इंडिया में थे, तो बोला अवध बीच में रहेगा, अवध बीच में रहेगा और बाजू में बंगाल रहेगा, ठीक है। बफर स्टेट क्या होता है? तो बीच में जो होता है ना, जो प्रोटेक्ट करे, भाई अभी बहुत दूर है, ये लोग ऐसे नहीं आ सकते यहाँ पे, उसको बोलते हैं बफर स्टेट, ठीक है। सेफ्टी, एक तरीके से सेफ्टी वाल्व है, बफर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बफर स्टेट की तरह एक्ट करेगा, ओके, ठीक है। समझ में आया बेटा? आया समझ में? ओके, ओके। चलिए, तो ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा और फिर खत्म करूंगा, ओके।